hello everyone, welcome back to my channel. Hope so that your preparations are going really well. So till now we had covered case scenario number 1 to 9 and today we'll do 10, 11 and 12. Okay. So without wasting any time, let's start the case scenario series. जैसा मैंने बोला था कि एक बार अपन MCQ देख लेते हैं. वैल्यू ऑफ सप्लाई पूछा है. अज्यूमिंग द इंटरेस्ट ऑन डिलेड पेमेंट टू बी एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी. ये कुछ वैल्यू ऑफ सप्लाई वाला क्वेश्चन है. ठीक है. टाइम ऑफ सप्लाई वाला क्वेश्चन है. ओके. बैलेंस ऑफ पेमेंट. ओके. उसके बाद पूछ रहा है डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज मेड बाय अंडर रिवर्स चार्ज. ओके. रिवर्स चार्ज वाला केस है. देन आपका गिफ्ट ऑफ 50,000 से ज्यादा वाला केस है. इसमें आपको पता है कि 50,000 तक की वैल्यू पे अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को गिफ्ट देता है तो वो सप्लाई नहीं माना जाएगा. ठीक है. नॉट अ सप्लाई. लेकिन 50,000 से 1 रुपए भी ज्यादा हुआ, इफ इट एक्सीड्स 50,000 रुपीज द वैल्यू ऑफ गिफ्ट, तो वो सप्लाई माना जाएगा. ठीक है. यहाँ पे क्या लिखा है? फ्री गिफ्ट्स ऑफ वैल्यू ऑफ ₹50,000 प्रोवाइडेड बाय साराभाई एंड साराभाई एसोसिएट्स टू ईच ऑफ इट्स एम्प्लॉइज इज. मतलब गिफ्ट की वैल्यू थी 50,000. क्या इसमें जीएसटी या फिर इसको सप्लाई माना जाएगा? क्या नहीं माना जाएगा. ठीक है. तो पहला ऑप्शन अगर देखते हैं तो वो सप्लाई बोल रहे हैं कि हाँ इट इज अ सप्लाई बिकॉज ऑफ लेस देन जो भी है, बट सप्लाई तो ये है नहीं. सप्लाई तो ये है नहीं, है ना. सप्लाई नहीं है. इट इज नॉट अ सप्लाई एज गिफ्ट्स नॉट एक्सीडिंग 50,000 इन वैल्यू इन अ फाइनेंशियल ईयर बाय एन एम्प्लॉयर टू एन एम्प्लॉय शैल नॉट बी ट्रीटेड एज अ सप्लाई. बिना ही केस सिनेरियो पढ़े अपना आंसर सॉल्व हो चुका है. ठीक है. अब पढ़ते हैं अपन केस सिनेरियो. साराभाई एंड साराभाई एसोसिएट्स एक पार्टनरशिप फर्म है. हर एक वर्ड अपन ध्यान से पढ़ेंगे. पार्टनरशिप फर्म है जो कि रजिस्टर्ड है कहाँ पे? जीएसटी में. एंगेज इन वेरियस टाइप्स ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज. इट हैज प्रोवाइडेड द डिटेल्स ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज. It has provided the following activities. Okay. It supplied taxable goods to Dhanush Enterprises valuing 8 lakh in the month of April with a credit period of 1 month for payment. ठीक है. Thereafter 12% per annum is chargeable on the consideration. ठीक है. The payment is received from Dhanush Enterprises after the lapse of 2 months from the date of supply. Date of supply क्या था? इन द मंथ ऑफ अप्रैल इसने सप्लाई किया था. ठीक है. 30 डेज का क्या था आपके पास? क्रेडिट पीरियड था ऑफ 1 मंथ. मतलब वही 1 मंथ का क्रेडिट पीरियड था. ठीक है. इसके भी 1 मंथ बाद, मतलब टोटल 2 मंथ्स बाद उसने पेमेंट किया. ठीक है. तो 1 मंथ तो वैसे भी अलाउड है. डिले कितने मंथ से हुआ? 1 मंथ से. ठीक है. ध्यान रखना. इसका पहला ही क्वेश्चन था वैल्यू ऑफ सप्लाई का. आ जाओ. क्या बोल रहा है? वैल्यू ऑफ सप्लाई मेड टू धनुष एंटरप्राइजेस अज्यूमिंग द इंटरेस्ट ऑन डिलेड पेमेंट टू बी एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी. वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या होगी? आपको पता होगा कि 15 सेक्शन नंबर 15 में 15 आई थिंक डी है, जिसमें कि अगर आपने इंटरेस्ट फॉर डिलेड पेमेंट है तो वो आपकी वैल्यू ऑफ सप्लाई में अमाउंट इंक्लूड होगा. ठीक है. तो देखो अमाउंट ऑफ सप्लाई यहाँ पे कितना है आपका? 8 लाख. वैल्यू ऑफ सप्लाई 8 लाख. उसके बाद इसमें इंटरेस्ट भी आपको ऐड करना पड़ेगा. तो 8 लाख का 12% पर एनम है. तो आपको क्या निकालना है इसमें? सिर्फ ये 1 मंथ से डिले हुआ है ना. ऐसे फ्लो में 8 लाख इंटू 12% मत कर देना. 8 लाख का 12% पर एनम है इंटू 1 मंथ के लिए. ठीक है. जब आप ये निकालोगे 8 लाख का 12% 96,000, 1 मंथ के लिए 8,000. ठीक है. देन 8,000 प्लस 8 लाख you will be getting your value of supply 8 lakh 8,000. ठीक है. 8 lakh 8,000. ओके. अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या है आपका? टाइम ऑफ सप्लाई का. ठीक है. देखते हैं क्या पूछ रहा है सेकंड क्वेश्चन में. It enters into a contract of supply of 100 office chairs of rupees 15,000 with Ashoka Mart on 21st August. ठीक है. वैल्यू ऑफ मतलब कॉन्ट्रैक्ट कब हुआ आपका? 21st अगस्त. ठीक है. Chairs are removed from the warehouse of साराभाई एसोसिएट्स on 5th of September. गुड्स का केस है यहाँ पे. गुड्स चेयर का केस है, ऑब्वियसली गुड्स है. ठीक है. जो वेयर हाउस से कब निकल गया है? 5th of September. ठीक है. 5th of September along with the invoice, मतलब इसी दिन आपकी इनवॉइस भी इशू हुई है. ओके. ऑफ द सेम डेट. अशोका मार्ट ने क्या किया? 30% टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू का 21st अगस्त में को ही पेमेंट कर दिया. 21st अगस्त को. मतलब
आपका गुड्स रिमूव हुआ वेयर हाउस से 5th ऑफ सितंबर को, लेकिन जब कॉन्ट्रैक्ट हुआ था ना 21 अगस्त को, उसी टाइम 30% एडवांस पेमेंट किया था अशोका मार्ट ने। ठीक है, अब आप लोगों को ये प्रोविजन पता होना चाहिए कि टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ गुड्स अदर देन कंपोजिशन सप्लायर, या फिर वो सप्लायर जो एक्शनेबल क्लेम्स वाला होता है ना, उनके अलावा जितने भी नॉर्मल सप्लायर्स होते हैं और गुड्स सप्लाई करते हैं, उसके लिए टाइम ऑफ सप्लाई के लिए ना डेट ऑफ पेमेंट इररेलेवेंट होता है, क्योंकि एडवांस में टैक्स नहीं लगता। ठीक है, टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ गुड्स देयर विल बी नो टैक्स इन केस ऑफ एडवांसेस ऑन गुड्स, इसलिए हम डेट ऑफ पेमेंट को इस केस में इग्नोर करेंगे। ठीक है, तो अब इसके केस में क्या पूछ रहा है इसमें क्वेश्चन अपने को, टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ एडवांस मनी ऑफ ₹4,50,000 रिसीव्ड फॉर सप्लाई ऑफ ऑफिस चेयर्स। ओके, बैलेंस पेमेंट दोनों के लिए अपने को टाइम ऑफ सप्लाई बताना है, दोनों मतलब एडवांस पेमेंट के लिए और बैलेंस पेमेंट के लिए। ठीक है, आ जाओ अपन कैलकुलेट करते हैं। देखो आपका चेयर्स आर रिमूव फ्रॉम दिस डेट, क्या डेट ऑफ पेमेंट आपको इग्नोर करना है ना, तो आपका क्या होना चाहिए टाइम ऑफ सप्लाई, डेट ऑफ इनवॉइस और लास्ट डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस, विच एवर इज अर्लियर। डेट ऑफ पेमेंट नहीं कंसिडर करना है। ओके, अब यहाँ पे डेट ऑफ इनवॉइस क्या है, 5th ऑफ सितंबर, एंड लास्ट डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस दैट इज एज पर सेक्शन 31 में बोलता है कि जब आपका गुड्स रिमूव होता है, सो ऑन और बिफोर द रिमूवल ऑफ द गुड्स आपका इशू इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए। ठीक है, सो लास्ट डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस भी यहाँ पे क्या हो जाना चाहिए, 5th ऑफ सितंबर। ओके, 5th ऑफ सितंबर, इसका मतलब ये हुआ कि दोनों ही केसेस में जो टाइम ऑफ सप्लाई है आपका वो 5th ऑफ सितंबर है, क्योंकि आपको डेट ऑफ पेमेंट को इग्नोर करना है। ठीक है, डेट ऑफ पेमेंट को इग्नोर करना है। ठीक है, आ जाओ ये देखो, 5th ऑफ सितंबर इसका, 5th ऑफ सितंबर इसका। ठीक है, सॉरी ये नहीं, ये ठीक है, ये भी क्लियर। इसके बाद रिवर्स चार्ज वाला केस है, क्वेश्चन है क्या है रिवर्स चार्ज में। In the month of October, it provided services by way of transportation of goods in a goods carriage by road to Fisheries Department of Government of India, which is registered under GST only for the purpose of deducting tax at source. साराभाई एंड साराभाई एसोसिएट एक रजिस्टर्ड गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी है एंड उसने 1,20,000 उस सर्विस के लिए चार्ज किया है। देखो आपने पढ़ा था, और मे भी शायद आपको याद ना हो, और याद हो तो फिर बहुत अच्छी बात है, कि जब जीटीए सर्विस देती है किसी गवर्नमेंट को, डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट को, ठीक है, जिसने जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लिया है ओनली फॉर द पर्पस ऑफ डिडक्टिंग टीडीएस अंडर सेक्शन 51, तो इनको जीटीए की सर्विस जो सप्लाई करेगा है ना, वो एग्जेम्प्ट होगी, उसमें कोई टैक्स नहीं लगने वाला। ठीक है, तो आरसीएम में क्या पूछ रहा है एक बार अपन और पढ़ लेते हैं आगे। इट ऑल्सो प्रोवाइडेड सर्विसेज ऑफ, इट कौन है, इट कौन है, साराभाई एसोसिएट्स पार्टनरशिप फर्म है। ठीक है, हर चीज ध्यान से पढ़नी, पार्टनरशिप फर्म है, उसने प्रोवाइड किया डायरेक्ट सेलिंग एजेंट की सर्विसेज, किसको, एनबीएफसी को, है ना, इन मुंबई इन द मंथ ऑफ डिसंबर फॉर ₹50,000। ठीक है, अब देखो आरसीएम में क्या होता है, आरसीएम कब लगता है डायरेक्ट सेलिंग एजेंट वाले केस में, जब इंडिविजुअल डायरेक्ट सेलिंग एजेंट हो और वो सर्विस अपनी प्रोवाइड कर रहा है किसी बैंक, एनबीएफसी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को, है ना, तो उस केस में ये आरसीएम में टैक्स पे करेगा। बट कब, जब इंडिविजुअल डायरेक्ट सेलिंग एजेंट होगा। बट ये डायरेक्ट सेलिंग एजेंट इंडिविजुअल के अलावा मान लो कोई बॉडी कॉर्पोरेट है, पार्टनरशिप फर्म है, एलएलपी है, ये है ना, तो इस केस में आरसीएम नहीं लगेगा, एफसीएम में ये खुद टैक्स पे करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो साराभाई एंड साराभाई एसोसिएट्स है वो एक पार्टनरशिप फर्म है जो एनबीएफसी को डायरेक्ट सेलिंग एजेंट की सर्विस प्रोवाइड कर रही है। इसका क्या मतलब हो, इसमें आरसीएम आएगा क्या, नहीं आएगा, है ना, यहाँ पे ये तो एग्जाम्प्ट है। ठीक है, इसके बाद क्या बोलता है, इट मतलब यही साराभाई एसोसिएट्स ऑर्गेनाइज्ड अ business exhibition in the month of December for which it received a sponsorship fee
ऑफ ₹3 लाख फ्रॉम धारा लिमिटेड। अब देखो स्पॉन्सरशिप फी वाले में टैक्स कब आरसीएम में लगता है, बता दो। मेरे पहले आप लोग आंसर किया करो। जैसे देखो सप्लायर रेसिपिएंट, कंफ्यूजन अगर हो तो कि कौन सप्लायर है कौन रेसिपिएंट है, तो आपको ये देखना है कि पैसा किसने पे किया है ना। तो यहाँ पे रिसिपिएंट होता है जो पैसा पे करता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो साराभाई एंड साराभाई पार्टनरशिप फर्म है ऑर्गेनाइज अ बिजनेस एग्जीबिशन फॉर विच इट रिसीव्ड अ स्पॉन्सरशिप फी, मतलब उसको पैसे रिसीव हुए हैं 3 लाख के सप्लायर को, ठीक है। रिसीव किसको होते हैं, इट रिसीव्ड स्पॉन्सरशिप फी ऑफ ₹3 लाख फ्रॉम धारा लिमिटेड। इट रिसीव्ड मतलब ये सप्लायर कौन है आपका, साराभाई साराभाई एसोसिएट्स, और रेसिपिएंट कौन है आपका, धारा लिमिटेड, है ना। धारा लिमिटेड रेसिपिएंट है, इसका मतलब ये कौन है आपकी बॉडी कॉर्पोरेट है। और सप्लायर कौन हो सकता है, कोई भी पर्सन हो सकता है, लेकिन रेसिपिएंट जब बॉडी कॉर्पोरेट अगर होगी तो ही स्पॉन्सरशिप की सर्विस में आरसीएम में ये टैक्स पे करेगा, ठीक है। तो इस केस में आरसीएम में कौन टैक्स पे करेगा, धारा लिमिटेड, ठीक है। आरसीएम में धारा लिमिटेड टैक्स पे करेगी। इसके बाद तो वो फ्री गिफ्ट वाला है, तो आरसीएम वाला अपन ने पढ़ चुका है, तो एक बार उसको एमसीक्यू देख लेते हैं। नहीं, ये determine the value of outward supplies made by Sarabhai and Sarabhai Associates on which tax is payable under reverse charge। बताओ 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 कितना आएगा, जीटीए की सर्विस में आएगा क्या आरसीएम, वो तो एग्जाम्प्ट है। डायरेक्ट सेलिंग एजेंट वाले केस में आरसीएम में आएगा क्या, नहीं, उसमें एफसीएम लग रहा है। एंड इसमें आ जाएगा आपका आरसीएम क्योंकि ये सारी कंडीशंस फुलफिल कर रहा है। तो कितना वैल्यू है इसका, 3 लाख का, ठीक है। देखो ये रहा 3 लाख, ये तो हमने बिना पढ़े सॉल्व कर दिया है। उसके बाद आता है लास्ट, एलिजिबल इनपुट टैक्स क्रेडिट कितना होगा, आ जाओ बता देते हैं, ठीक है बता देते हैं। इसका हमने आंसर कर चुका है। इट अवेल्ड सर्विसेज ऑफ ध्रुव ट्रैवल एजेंसी फॉर ऑर्गेनाइजिंग अ फ्री वेकेशन फॉर its top performing employees in the month of December. GST of 50,000 was paid for the same, and in the same month it also paid GST of 20,000 on membership of Rudraksh Fitness Center taken for its CEO। ऐसी सर्विसेज में जो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को प्रोवाइड करता है, अगर मैंडेटरी नहीं है अंडर एनी लॉ, मैंडेटरीली नहीं है अंडर एनी लॉ, तो आईटीसी इसमें ब्लॉक्ड है, आपको आईटीसी इसमें नहीं मिलेगा 17(5) में, ठीक है। बट हाँ अगर मैंडेटरी है लॉ में कि ये करना ही पड़ेगा, आपको प्रोवाइड करनी पड़ेगी सर्विस, ठीक है, तो उस केस में फिर उसमें आईटीसी आपको मिल सकता है। बट बिकॉज इट इज नॉट मैंडेटरी अंडर एनी लॉ, ये दोनों चीज प्रोवाइड करना, तो इसमें आईटीसी नहीं मिलेगा, तो ये नील आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया अपना केस सिनेरियो नंबर 10। लेट्स स्टार्ट केस सिनेरियो नंबर 11। क्या बोलता है, एक बार अपन फटाफट जो है वो एक बार एमसीक्यू पढ़ लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पर्संस आर लाइबल टू पे जीएसटी अंडर रिवर्स चार्ज इन रिस्पेक्ट ऑफ जीटीए सर्विस प्रोवाइडेड बाय पूर्वा लॉजिस्टिक्स, ठीक है। इन तीनों में कौन जो है वो आरसीएम टैक्स पे करेगा, ठीक है। उसके बाद पूछा है कि ट्रांसपोर्टेशन, देखो ये कुछ एग्जाम्पशन, हाँ एग्जाम फ्रॉम जीएसटी वाला क्वेश्चन है। उसके बाद पूछा है आपका टाइम ऑफ सप्लाई, तीन ही क्वेश्चन है, फटाफट हो जाएगा एकदम। क्या बोल रहा है, पूर्वा लॉजिस्टिक एक जीटीए है, रजिस्टर्ड है, ठीक है, अंडर जीएसटी। इट डिड नॉट एक्सरसाइज द ऑप्शन टू पे जीएसटी इटसेल्फ, मतलब वो एफसीएम वाला ऑप्शन ऑफ नहीं कर रही है, खुद से टैक्स पे नहीं करेगी, ठीक है। सप्लाइड बाय इट इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। इट प्रोवाइडेड जीटीए सर्विस टू द फॉलोइंग पर्संस, देखो किन किन पर्संस को देता है ये, कुणाल ट्रेडर्स एंड अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म, Amar casual taxable person who is not registered under GST, and small traders cooperative society registered under Societies Registration Act, ठीक है। पहला ही क्वेश्चन क्या पूछा था कि आरसीएम में इन तीनों में से कौन टैक्स पे करेगा। अब जो बच्चे बहुत अच्छे से पढ़े हुए, डिटेल में पढ़े हुए, वो इसका आंसर एकदम सही देंगे, बट बहुत सारे बच्चे फटाफट हड़बड़ी में पता है क्या करेंगे, कुणाल ट्रेडर्स अनरजिस्टर्ड है, ओके, जीटीए की सर्विस अगर अनरजिस्टर्ड को मिलती है तो वो तो एग्जाम्प्ट हो जाती है, ठीक है। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन हु इज आल्सो नॉट रजिस्टर्ड, ये भी एग्जाम्प्ट हो जाएगा, ये भी एग्जाम्प्ट हो जाएगा। और हाँ
कोऑपरेटिव सोसाइटी हमने पढ़ा था, वो जो स्पेसिफाइड रेसिपिएंट्स है वो उसमें अगर देंगे तो इसमें आरसीएम आ जाएगा। कुछ बच्चे, मैक्सिमम बच्चे ऐसा करेंगे, लेकिन ध्यान से पढ़ो, ये क्या है, अनरजिस्टर्ड इंडिविजुअल नहीं है, या फिर अनरजिस्टर्ड पर्सन नहीं, अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म है। अब अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म जब आप पढ़ोगे ना, स्पेसिफाइड रेसिपिएंट्स कौन होते हैं, तो स्पेसिफाइड रेसिपिएंट में आपको ये कोऑपरेटिव सोसाइटी, सोसाइटी, फैक्ट्रीज, पार्टनरशिप फर्म, रजिस्टर्ड, वेदर रजिस्टर्ड ऑन अनरजिस्टर्ड अंडर दैट लॉ, ठीक है। तो वो अनरजिस्टर्ड हो या फिर रजिस्टर्ड हो, पार्टनरशिप फर्म है ना, पार्टनरशिप फर्म जो है उसको अगर जीटीए की सर्विस मिलती है तो वो स्पेसिफाइड रेसिपिएंट्स में आता है और आरसीएम उसमें लगता है, ठीक है। तो इसमें गलती मत करना, ध्यान से पढ़ना कि अनरजिस्टर्ड कौन है, ठीक है, अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म है, ठीक है। तो अब ऑप्शंस क्या है, आंसर क्या आएगा आपके हिसाब से, आरसीएम में कौन कौन टैक्स पे करेगा आपका, ये एग्जेम्प्ट होगा क्या, ये नहीं होगा, इसमें आरसीएम आएगा और कोऑपरेटिव सोसाइटी वाले में आएगा, ठीक है। कुणाल है ना वो, हाँ कुणाल, कुणाल और स्मॉल ट्रेडर्स 1 and 3, 1 and 3, ठीक है। अब दूसरा पूछ रहा है कि एग्जेम्प्ट कौन से होते हैं गुड्स। सो एग्जेम्प्ट होते हैं आपके, देखो in a particular consignment in March of preceding financial year, Purva Logistics transported the following: defense equipments, railway equipments, organic manure. आपको क्या लगता है कि क्या होना चाहिए? तो मेरे हिसाब से इसमें होना चाहिए आपका डिफेंस इक्विपमेंट्स और ऑर्गेनिक मैन्युअर, ये दोनों होते हैं आपके एग्जेम्प्ट अंडर जीएसटी, ठीक है। 1 and 3, इसमें भी 1 and 3। अब व्हाट विल बी द टाइम ऑफ सप्लाई, टाइम ऑफ सप्लाई बताना है, आ जाओ बता देते हैं टाइम ऑफ सप्लाई। पूर्वा लॉजिस्टिक एक्सरसाइजेज द ऑप्शन, पूर्वा लॉजिस्टिक ने एक्सरसाइज किया ऑप्शन टू इटसेल्फ पे जीएसटी ऑन सर्विसेज सप्लाइड बाय इट 12% एट द रेट ऑफ 12% फ्रॉम अप्रैल ऑफ द करंट फाइनेंशियल ईयर। इसके पहले जो बताया था ना वो प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का था, ठीक है। ये बात कर रहा है किसी करंट फाइनेंशियल ईयर की जिसमें वो 12% से एफसीएम में टैक्स पे करेगा, ठीक है। इट प्रोवाइडेड जीटीए सर्विसेज टू बामा स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड ऑन 1 अप्रैल, उसने जीटी की सर्विस कब प्रोवाइड की थी, 1 अप्रैल को, ठीक है। सर्विस है ये, टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ सर्विस, एंड इशूड एन इनवॉइस डेटेड 5 मई, इनवॉइस की डेट क्या है, 5 मई, पेमेंट कब मिला है, 6 मई। अब देखो टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ सर्विस में क्या होता है, अगर आपको जो डेट ऑफ सॉरी इनवॉइस है वो टाइम पे इशू हो जाता है तो उस केस में डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, ऐसा होता है। लेकिन अच्छा, और डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस होना क्या चाहिए एज पर सेक्शन 31, विद इन 30 days, विद इन 30 days फ्रॉम द प्रोविजन ऑफ सर्विस और फ्रॉम द इशुएंस ऑफ सर्विस। तो यहाँ पे सर्विस इशू हुई थी आपकी 1 अप्रैल को, इससे 30 days बोले तो 1 मई तक आपको इशू कर देना था इनवॉइस, बट किया क्या नहीं, 5 मई को किया। तो इस केस में केस कौन सा हो जाएगा, इशू जो इनवॉइस है वो टाइम पे इशू नहीं हुआ है, तो उस केस में टाइम ऑफ सप्लाई क्या निकलेगा, प्रोविजन ऑफ सर्विस। प्रोविजन ऑफ सर्विस कब, 1 अप्रैल, डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस, और डेट ऑफ पेमेंट दैट इज 6 मई, विच एवर इज अर्लियर। तो 1 अप्रैल आपका आ जाएगा टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस, आ गया, ठीक है, डन। ये हो गया आपका केस सिनेरियो नंबर 11, आई थिंक यस 11 है ना। अब करते हैं केस सिनेरियो नंबर 12 क्या बोलता है, मिस, एक नहीं, पहले अपन एमसीक्यू पढ़ेंगे, पहले टैक्सेबल वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ कैंटीन सर्विस बताना है, ठीक है। फिर आपको बताना है कि टाइम लिमिट बतानी है इसमें, उसके बाद बताना है कि डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग सर्विस प्रोवाइडेड बाय दिस एंड हर हॉस्पिटल इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी, क्या होगा इसमें, छोटा है ये भी, 3 ही क्वेश्चन है। Miss Chanchula, doctor by profession, registered person on GST as a monthly return filer, having inpatient facility in her hospital, wherein room charges are capped at rupees 3,000 per day. है ना? अब Miss Chanchula provided treatment of various diseases in her hospital, and apart from that, she also provided the following services in her hospital. जैसे कि आपका plastic surgery हो गया to enhance the beauty of the face, ambulance service for transportation of patients, renting of space to run medical store in hospital premises, and she is also a consultant in other hospitals and received 40 lakh as a consultancy fee from other hospitals, ठीक है भाई। अब क्या है,
Further, she also provide canteen facility and received 55,000 from inpatients for supply of food as per the advice of nutritionist, 35,000 from patients who are not admitted and 25,000 जो है वो visitors उनको कैंटीन की फैसिलिटी। अब क्या बोले टैक्सेबल सप्लाई क्या होना चाहिए, देखो आपको पता होना चाहिए कि एग्जेम्पशन वाले चैप्टर में इसमें था कि अगर कैंटीन की सर्विस हॉस्पिटल जो है वो पेशेंट्स को मतलब जो एडमिट है उनको प्रोवाइड करता है तो वो आपका एग्जेम्प्ट हो जाएगा, ठीक है। जो एडमिट नहीं है, विजिटर्स है जो एडमिट नहीं है उनको प्रोवाइड करता है तो वो आपका टैक्सेबल होगा, ठीक है। तो इसमें सिर्फ 55,000 एग्जेम्प्ट हो जाएगा, बाकी आपका 35 प्लस 25 दैट इज 60,000 जो है वो क्या हो जाएगा आपका टैक्सेबल सप्लाई। तो बस सॉरी 60,000, ठीक है। अब she filed GST at 3B for the month of June with some errors. She filed the annual return for the said financial year on 31st of October of the next financial year. उसने annual return कब फाइल किया है? 31st of October. Whereas जो ड्यू डेट है said annual return की वो क्या है आपकी 31st दिसंबर है, लेकिन उसने 2 महीने पहले ही फाइल कर दिया annual return of the next financial year, ठीक है। All the month amounts are given exclusive of taxes wherever applicable. All the supplies referred okay intrastate okay. अब यहाँ पे क्या पूछा था, एक टाइम लिमिट पूछा था, आपको याद होगा। मैक्सिमम टाइम परमिसेबल फॉर रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर कमिटेड इन मंथली रिटर्न ऑफ जून, वो कब तक होना चाहिए। तो इसकी टाइम लिमिट क्या होती है पता है, 30 नवंबर ऑफ द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर और डेट ऑफ एनुअल रिटर्न। जब भी आपने एनुअल रिटर्न फाइल किया है, नॉट द ड्यू डेट। हाँ, ड्यू डेट होगा तो सिर्फ 31 दिसंबर उसकी ड्यू डेट, लेकिन आपने कब फाइल किया यहाँ पे वो बोलता है। सो डेट ऑफ एनुअल रिटर्न विच एवर इज अर्लियर नॉट लेटर, ठीक है। तो यहाँ पे 30 नवंबर और डेट ऑफ एनुअल रिटर्न आपने फाइल कब किया है 30 ऑफ अक्टूबर को। वहां पे कंफ्यूज करने के लिए दिए कि वेयर एज द ड्यू डेट ऑफ एनुअल रिटर्न इज 31 दिसंबर, बोलना हमको पता है। हमको ये भी पता है कि इसकी टाइम लिमिट क्या होनी चाहिए। सो डेट ऑफ एनुअल रिटर्न दैट इज 31 अक्टूबर, 30 नवंबर विच एवर इज अर्लियर, उसके पहले तक आप अपने एरर्स रेक्टिफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 31 अक्टूबर, ठीक है, ऑफ द नेक्स्ट ईयर। होप सो कि आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा। नाउ एक ही बचा है आपका एग्जाम्प्ट वाला। यहाँ पे आपने इतना सारा पढ़ा, इसके लिए ना मैं आपको एक छोटा सा मैंने चार्ट बनाया, ये वाला, ये समझा देती हूँ। देखो जो आपकी हेल्थ केयर सर्विसेज होती है, हेल्थ केयर सर्विसेज जैसे कि आपका हेयर ट्रांसप्लांट, कॉस्मेटिक सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी, ये ना एग्जाम्प्ट, ये मतलब टैक्सेबल होती है, ये एग्जाम्प्ट नहीं होती है, ठीक है। लेकिन अगर ये मान लो कुछ रिस्टोर रिकंस्ट्रक्ट, कुछ आपको एक्सीडेंट हो गया है या फिर डॉक्टर ने बोला है कुछ बीमारी है, उसके लिए अगर ये चीजें करवाते हो तो आपका वो एग्जाम्प्ट हो जाएगा, अदरवाइज टैक्सेबल है, ठीक है। अब जैसे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पेशेंट्स है by any person other than ICU, ICCU, CCU, NICU, ये लोगों के अलावा किसी ने अगर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पेशेंट्स किया तो, और जिसका रूम चार्जेस 5,000 पर डे से ज्यादा है, तो वो आपका एग्जाम्प्ट हो जाएगा, ठीक है। एंड थर्ड, क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट जैसे एन ऑथोराइज्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर या फिर पैरामेडिक्स वाले, वो जो है वो सर्विस प्रोवाइड करते तो वो भी आपका एग्जाम्प्ट है, ठीक है। अब यहाँ पे अपन देखते हैं कि कौन सी सर्विसेज है। तो अपन क्वेश्चन पढ़ते हैं। Determine which of the following services provided by Ms. Chanchula and her hospital is exempt. तो प्लास्टिक सर्जरी टू एनहांस द ब्यूटी ऑफ द फेस, ये तो टैक्सेबल होगा आपका। एम्बुलेंस सर्विस फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पेशेंट्स, देखो ये जो एम्बुलेंस सर्विसेज है ये क्या किसी आईसीयू, आईसीसीयू ऐसे लोगों ने प्रोवाइड की है कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सर्विस, नहीं, अदर देन वो है। प्लस इनका जो रूम रेंट है वो क्या है, रूम चार्जेस 5,000 से कम है। एग्जाम्प्ट कब होता है, जब वो आईसीयू, आईसीसीयू ये लोग जिनका, और प्लस हैविंग देयर रूम चार्जेस मोर देन 5,000 पर डे, उस केस में वो एग्जाम्प्ट होता है। बट ये तो वो केस नहीं है, 5,000 से कम है एंड अदर देन आईसीयू, आईसीसीयू ये वाले लोग हैं, तो उस केस में क्या हो जाएगा आपका, ये एग्जाम्प्ट होगा कि टैक्सेबल होगा, ये आपका एग्जाम्प्ट हो जाएगा, ठीक है, ये एग्जाम्पल है। अब बात करते हैं रेंटिंग ऑफ स्पेस टू रन मेडिकल स्टोर इन हॉस्पिटल प्रीमाइसेस। ये जो आपने स्पेस रेंट में दिया है ये तो आपका टैक्सेबल होगा, ठीक है। और ये कंसल्टेंसी सर्विस बाय मिस चंचला इन अदर हॉस्पिटल्स, ये आपका एग्जाम्प्ट हो जाएगा। तो अब बात करते हैं आंसर में क्या आएगा, 2 और 4।
2 और 4। ठीक है, क्लियर? आपका पूरा केस सिनेरियो नंबर 12 भी हो चुका है। अब मैं कोशिश करूंगी कि ऑलमोस्ट 1 या 2 वीडियो में सारे एमसीक्यूज खत्म कर दूं। ठीक है, उसके बाद अपन आरटीपी एमटीपी स्टार्ट करेंगे सॉल्व करना। सो टिल देन ऑल दी बेस्ट, अच्छे से प्रिपेयर करना। कोई भी डाउट तो कमेंट सेक्शन में पूछना। एंड जैसे ही मेरा 1-2 दिन में एमसीक्यू का सीरीज पूरा खत्म हो जाएगा, मैं इसके पूरे समराइज्ड पॉइंटर्स आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दूंगी। तो अगर आपने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो डू दैट एंड ज्वाइन कर लेना। और अच्छा लगा हो तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आप लोग अगर देख लोगे, लाइक नहीं करोगे तो मुझे भी मजा नहीं आएगा। तो आप लोग उसको लाइक करो, कमेंट सेक्शन में पूछो एंड यस टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। ऑल दी बेस्ट, थैंक यू।